हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अनकरीब वतन वापसी का कोई इम्कान नहीं। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक क़यास-आराइयाँ भी हो रही थीं, अफवाहें भी थीं। यकीनी तौर पर इसका कभी इम्कान है कि वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई साबिक वज़ीर-ए-आज़म की मेडिकल रिपोर्ट से ये वाज़ेह होता है कि उनकी पाकिस्तान वापसी का फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल नाज़रीन उनकी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुलसूम नवाज की वफ़ात के बाद नवाज शरीफ ज़्यादा दबाव में हैं, अंडर स्ट्रेस हैं, वो इलाज के बगैर पाकिस्तान गए या जहनी दबाव के माहौल में उनकी बीमारी मजीद बिगड़ सकती है। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद भी ये तहरीर किया गया है कि नवाज शरीफ एंजियोग्राफी करवाए बगैर लंदन से बाहर ना जाएं, जबकि जहनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियां जारी रखें, अद्वियात लें, खुली फिजा में चहलकदमी करें और इस दौरान कोविड से बचाव के इकदाम भी करें। इसी रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ दिल के मरीज और कोविड के सबब उनकी जान भी जा सकती है, उनको सांस का मसला भी हो सकता है। कोरोना में एयरपोर्ट्स और पब्लिक मकामात पर खदशात ज़्यादा होते हैं कि आपको वायरस लग जाए। ये वो मेडिकल रिपोर्ट है जिसका हुकूमत को बेचैनी से इंतजार था और इसी रिपोर्ट की तलाश में हुकूमत ने नवाज शरीफ के भाई और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर कानूनी दबाव भी बढ़ाना शुरू कर दिया था। इस मुतालिक गुज़श्ता माह की 24 तारीख को अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ के नाम एक खत लिखकर उनको नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी और ऐसा ना होने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का इरादा जाहिर किया था। दिलचस्प बात यह है कि ये रिपोर्ट 10 दिन पूरे होने से पहले ही जमा करा दी गई है, लेकिन इस रिपोर्ट को हुकूमत ने अभी वो पेश ही हुई है कि उसे जाली भी करार दे दिया और मुस्तरद कर दिया है, जबकि इंडिया से भी सख्ती से नोटिस लेने का मुतालबा किया। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा और मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका ना सिर्फ ये कि पिछले जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा और पाकिस्तान का वक़ार जो है उसको बहाल हम करें। नाज़रीन, इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़रूख हबीब से करेंगे और नून लीग के सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। फ़रूख साहब, आगाज़ आपसे करेंगे। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट आज ही अदालत में पेश हुई है, लेकिन आप लोगों ने आज ही उसे जाली करार दिया। अब देखें, ये तो अदलिया का काम है, केस वहां पे चल रहा है। अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत कहे कि जी वो रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन वज़ीर इत्तलात साहब उसको कैसे जाली करार दे सकते हैं? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर हमें तो यही बताया जाता रहा कि मियां साहब के जो डॉक्टर हैं वो लंदन के अंदर मौजूद हैं और आपके इल्म में होगा इससे पहले भी इसी तरह किसी डॉक्टर के साथ कोई सादा कागज के ऊपर रिपोर्ट लिखवा लेते हैं और आपको पहले पता होगा डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्टें जमा होती नहीं है। अब जो है वो अमेरिका से डॉक्टर को बुलवा दिया गया है जो आगे बता रहा है कि नवाज शरीफ को ये बीमारियां हैं। नवाज शरीफ जो है वहां पर और तो साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के मौजूद नहीं है, बल्कि उनके ऊपर करप्शन साबित हुई हुई। यहाँ से वो 8 हफ्तों की बेल लेकर गए थे बैरून मुल्क इलाज करवाने के लिए। 2 साल से जायद का अरसा हो गया, एक इंजेक्शन भी जो है वो उन्होंने नहीं लगवाया। इस रिपोर्ट के अंदर बताया जाए, हर डॉक्टर यही बात लिखवा लेते हैं, जनाब के कोविड है, इलाज नहीं हो पा रहा, सर्जरी नहीं हो पा रही, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, ट्रैवल करेंगे तो जेल में जाएंगे, कन्फाइनमेंट में जाएंगे तो उनको कोई सिंड्रोम लाहक हो जाएगा। उस सिंड्रोम के हवाले से भी गूगल पे किया तो पता चला कि ये उस खास सिंड्रोम की बात कर रहे हैं जो सिंड्रोम ऑलमोस्ट जो है वो खवातीन के अंदर होता है। तो मियां साहब तो पता नहीं उनके अंदर रेयर केस में कौन सी ऐसी चीजें आ गई हैं। फिर जो है वो असल खतरा तो जेल में जाने का है ना, जेल ना जाना पड़े इनको और पाकिस्तान ना आना पड़े। दूसरी जानिब जब इनके ही रहनुमा ये बयान भी देते हैं आगे कि मियां साहब आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, या सादिक हो, शायद खाकान अब्बासी हो, जावेद लतीफ हो, बहुत सारे लोगों ने बातें की, तो ये रिपोर्ट जो है वो उनकी बातों की पे तरदीद कर रही है कि इसका मतलब ये है कि कोरोना है तो कोरोना में क्या दुनिया में सर्जरियां होनी बंद हो गई हैं, क्या इलाज होने बंद हो गए हैं? पाकिस्तान में भी कोरोना के दौरान ऑपरेशन हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं,
सिर्फ एक नवाज शरीफ ही है जो कोरोना खत्म होने का फरूख साहब, यहाँ असल सवाल ये कि उस रिपोर्ट पर एतराज है। जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा जा रहा था तो कोर्ट ने यह तहरीर किया कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मेडिकल रिपोर्ट सर्टिफाइड करवा सकता है। हाई कमीशन के जरिए आप डॉक्टर से भी वो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो देखें अगर डॉक्टर गलत बयानी करेगा, जिस तरह आप कह रहे हैं जाली रिपोर्ट्स है, तो उनका तो मेडिकल लाइसेंस जो है वो मनसूख हो सकता है। तो आपके पास आसान रास्ता है, पाकिस्तान हाई कमीशन को कहें सर्टिफाइड कॉपीज आपको मंगवा दें वहां से। नहीं, एक देखें आदिल शाहजेब साहब, मैं तो आपसे सवाल ये पूछता हूँ, आपको क्या मियां साहब बीमार लगते हैं? अगर बीमार लगते हैं तो फिर कोई ट्रीटमेंट तो करवाई होगी। आखिरी बार चले चेकअप कब करवाने गए? हमें तो जब नजर आते हैं नवाज शरीफ जो है वो मार्बल आज से नहीं करते नजर आते हैं, और तो नवाज शरीफ कहीं नजर नहीं आते। तो ये रिपोर्ट जो है उसी मतलब अपना मजाक बनवाते हैं, जिस तरह इन्होंने 31 खत लाकर मजाक बनाया था, इसी तरह ये रिपोर्ट्स का मजाक बना लेते हैं। फिर इन रिपोर्ट्स में मेडिकल से मुंसलिक नहीं है जो सामने आए, तो 3 मुश्तमिल एक डॉक्टर की जानिब से उसकी रिकमेंडेशन लिख के जमा करवा दी है। अब ये भी पता चला है कि जनाब पहले तो एक एक लम्हा कीमती था मियां साहब की जान के लिए। पाकिस्तान में प्लेटलेट्स काउंट्स आते थे, बताया जाता था कि जनाब जिंदगी का कोई पता नहीं है, अदालत कहती थी कि आप गारंटी दे दें, इनकी जिंदगी की जमानत दे दें, हुकूमत को ये कहा गया था। अब तो 2 साल से ऊपर गुजर गए हैं। अगर इतनी इमरजेंसी थी तो उस इमरजेंसी में इलाज होना चाहिए था, इलाज नहीं हो रहा। और बात यह है कि ये वहां कहां सफारत खानों के साथ राब्ते में है, ये पाकिस्तान की अदालतों को बुलाने को नहीं आए। ठीक है, आपने मुझसे सवाल किया कि जी आप बताएं नवाज शरीफ बीमार है या नहीं। देखिए, एक तो मैं जर्नलिस्ट हूं, आप सियासतदान है, ये हमारा काम नहीं है, डॉक्टर्स का काम है, उनके जाती मौलिज का काम है। मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी अदालत में है, केस वहां पर है, अदलिया इस पर सवाल उठा सकती है कि जी जो रिपोर्ट आई है हमें जो नजर आ रहा है उनकी तबीयत शदीद उसमें खराब है, हम उस पर सवालिया निशान नहीं उठा सकते। हाँ, अलबत्ता एक रास्ता है आपके पास, पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो है लंदन, वो उनसे राब्ते करें, उनके डॉक्टर्स सारा उनकी डिटेल्स वगैरह हैं, सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा दें, हमें वहां पता चल जाएगा कि रिपोर्ट्स जाली हैं या असली हैं। नहीं, देखें, हमें कैसे पढ़ सकता है? हमें मालूम इस वजह से पढ़ सकता है कि आज तक जो है इन्होंने जो उसके बाद बोर्ड्स बने, उन बोर्ड्स को ये मुतमिन नहीं कर पाए, इनकी रिपोर्ट्स मुतमिन नहीं कर पाई, और इन्होंने क्या ट्रीटमेंट दी, कहां से इलाज करवाया। ये जो रिपोर्ट आई कर देते हैं वहां पर एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इनको कंफाइनमेंट में जाना पड़ेगा, यानी जेल में जाना पड़ेगा, जेल जाने से वो डरते हैं। आप मुझे बताएं, ये बीमारियां नवाज शरीफ को 2008 से ऑनवर्ड है। सुप्रीम में भी ये रिपोर्ट जमा की थी, उस वक्त भी एक ऑनरेबल जस्टिस साहब ने इस पर कमेंट्स दिए। और आप जब इतनी उम्र आपकी हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां आपको लाक हो जाती हैं, लेकिन जो वहां पर लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल के अंदर तो हमें नजर नहीं आता। और वो वहां पर बैठ के इस किस्म की जो है वो अपनी खुराक भी रख सकता है, जो कि टोटली अगेंस्ट है, जो डॉक्टर जो है वो रेकमेंड नहीं करते। इस वजह से सवालात उठते हैं। और अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ अभी तक और उन्हीं बीमारियों के साथ वो चल रहे हैं तो उसको वो कैरी कैसे कर रहे हैं, ये भी समझ से बालातर है। और लंदन की फजा में ऐसी पहुंचे साथ ठीक हो गए 2 साल में, हमें तो किसी ने प्लेटलेट काउंट्स नहीं बताया। हमारे सामने तो डॉक्टर अदनान भी अब नहीं आते। मुझे तो लगता है डॉक्टर अदनान आपको भी अवेलेबल नहीं होंगे, आप ही राब्ता करके उनसे पूछ लें। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो जेल जाने से बचने का बहाना है, क्योंकि इनको करप्शन पे सजाएं हुई हैं। उन तमाम चीजों से बचने के लिए जो है उसी ड्रामा को जो है वो आगे फरूख साहब, बढ़ाया। इसका मेरा ख्याल है बॉटम लाइन यही है कि अदालत में केस है, वहां पे अदलिया को डिसाइड करने दीजिए कि उनके लिए वो सेटिस्फैक्ट्री हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स या नहीं है। ये बताइएगा, लीडर ऑफ द पोजीशन बिक चुके हैं, ये बयान आज शाह महमूद साहब ने सेनेट में दिया, गिलानी साहब भी वहां बैठे हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे मुल्तान की सियासत लेकर गिलानी साहब वो कुरैशी साहब फ्लोर पर आ गए हैं। अगर गिलानी साहब बिके हुए हैं तो वो किस पर बिके हुए हैं? मतलब हम एतराज तो यही हो रहा है ना कि आपने हुकूमत का बिल जो है मंजूर कराने में फैसिलिटेट किया, तो इसका मतलब आप पर ही बिके हुए हैं। सोच समझ कर शाह साहब को बात यह करनी है चाहिए। कि यूसुफ रजा गिलानी का मामला हो, चाहे अपोजिशन का कोई भी लीडर हो, अगर वो वहां पर मौजूद नहीं है, जो हमें 2 महीने से कह रहे थे कि स्टेट बैंक का बिल हम पास नहीं होने देंगे, तो जब असेंबली में आया शहबाज शरीफ शादी पे चले गए, अब गिलानी साहब किसी मुल्खानी के ऊपर चले गए। हमने तो इनका शुक्रिया अदा किया अपोजिशन का, और अपोजिशन ने एक दूसरे के खिलाफ अदम एतमाद की है। ये हम बातें तो नहीं कर रहे। अब मामला सादा तौर पे ऊपर ये है कि आप इस्तीफा देते हैं बिलावल को, बिलावल के कहने के ऊपर जो है वो आप वहां से निकल जाते हैं, तो वो इस्तीफा कैसे मंजूर करेंगे? हमारे नजदीक तो बड़ा सादा सा सिंपल सा मामला है कि ये अपोजिशन ही अपोजिशन को गिराने के लिए जो है वो काफी है, और इसके ऊपर जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां करते हैं। फजल रहमान पीडीएम के सरबराह बने हुए हैं,
उनके अपने सेनेटर जो है वो वहां पर मौजूद नहीं थे। और मैं तो पीएमएलएन से भी ये पूछता हूं कि जब 80 वोट डाले हैं, 80 वोट डाल के इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनाया, और उस वक्त जो है वो बड़ी धूमधाम से खुशियां मनाई जा रही थी, आज वही यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर जो है वो सवालात उठा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की क़यादत तो हमेशा यूसुफ रज़ा गिलानी को आगे कर देते हैं जब कोई कुर्बानी शुरबानी लेनी होती है। यहाँ भी उन्होंने उनको इस्तेमाल किया, सेनेटर भी बनाया तो इस्तेमाल किया। फारूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं, नून लीग के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, कुछ हफ्ते पहले तक नून लीग की क़यादत बड़ी कन्विंस थी कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, अयाज सादिक साहब हों, 2-3 और आपके जो मेंबरान, बल्कि बड़े बड़े लीडर्स। अभी लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट आ गई है कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं बड़े सीरियसली वो बीमार हैं, तो मतलब कि मियाँ साहब वो जो कह रहे थे वो गलत था, अब जो रिपोर्ट आई है वो ठीक है, मियाँ साहब सफ़र के काबिल नहीं है। देखिए आदिल साहब, मैं समझता हूँ कि कोर्ट ऑर्डर से लेके आज तक एक तो उनकी पीरियोडिकल रिपोर्ट्स भी जाती रही, तो उनमें भी कोर्ट को अपडेट किया जाता रहा उस ऑर्डर की रूह से। और देखिए, कई दफा कोई एक इंडिविजुअल किसी शख्स की ख्वाहिश होती है या उनका तज्जिया होता है या परसेप्शन ये होता है कि हाँ ये आ जाना चाहिए या आ सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी भी पार्टी ने इज्तिमाई तौर पे या पार्टी प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब ने कभी इस हवाले से कोई वो बात वाजे नहीं की थी, इसीलिए कि जब तक उनकी सेहत मुकम्मल तौर पे डॉक्टर्स उनको क्लियर नहीं कर देते और वो सेहत याब नहीं हो जाते, उन्हें नहीं आना चाहिए। और यही वजह है कि अब ये सारी बहस मुबाहिसा और जो एक ऑनस्लॉट थी गवर्नमेंट की तरफ से कि पता नहीं जी क्या वजह है और मियाँ साहब किस तरह के इस्तेफ़ाइलात इस वक्त करवा रहे हैं और क्या मामलात हैं। एक एग्जॉस्टिव रिपोर्ट जो है एक ऐसे फिजिशियन और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से की गई जो कि मियाँ साहब को पिछले तकरीबन 16-17 साल से कर रहे हैं। तारड़ साहब, आज जो रिपोर्ट जमा कराई गई उस पर आपने फवाद चौधरी का बयान देख लिया होगा कि ये जाली है, इसको हम मुस्तरद करते हैं, और अदलिया से उन्होंने सख्त नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। अब कानूनी तौर पर क्या ये रिपोर्ट स्टैंड करती है या पाकिस्तान हाई कमीशन अटेस्ट करवा के जो भिजवाएगा अदालत में वो स्टैंड करेगी? देखिए आदल, आपने अगर वो सारा केस कवर किया होगा जब मियाँ साहब का हेल्थ इशू आया और फिर उस पे लाहौर हाई कोर्ट से जब रजू किया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर भी पास किया, इसी तरह का एक ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पास करके पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया और फिर फेडरल कैबिनेट में ये डिस्कस हुआ, उसके बाद एक फाइनल ऑर्डर पास हुआ। उसकी रूह से मियाँ साहब को पाकिस्तान में पूरी तसल्ली करने के बाद कि जो उनकी हेल्थ कंडीशन थी उस वक्त वो ऐसी नहीं थी कि वो पाकिस्तान में उसकी ट्रीटमेंट की जाए, और ट्रीटमेंट है भी नहीं। अब अगर बीमारी को भी लोग मजाक समझे और अगर पीटीआई के लोगों की परसेप्शन या उनका ख्याल ये है कि बीमार सिर्फ वो होता है जिसके दोनों बाजुओं में ड्रिपें लगी हों और वो किसी बिस्तर पे पड़ा हो और उसका सर भी ना हिलता हो, तो ये तो मजाक करने वाली बात है। बहुत सारी संजीदा बीमारियां हैं जिनमें बज़ाहिर आपको लोग चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन उनमें अगर थोड़ी सी भी बदहतियाती की जाए या जो उसका वो जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल ना हो तो वो इंसानी जान के लिए शदीद खतरा बन जाती है। कुछ ऐसी सूरत हाल मियाँ साहब की थी। कोर्ट ने इसीलिए कहा कि वो एक पीरियोडिकली रिपोर्ट्स भेजते रहे जो कि वक्फे से लाहौर हाई कोर्ट में मेरे दफ्तर के जरिए या अमजद परवेज साहब के दफ्तर के जरिए, हम एक ही जगह पे काम करते हैं दोनों, वो जाती रही हैं। अभी भी अमजद परवेज साहब ने कल जो रिपोर्ट फाइल की है वो उसी का तसलसल है। ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगर हुकूमत को तकलीफ महसूस हो या हुकूमत उसे समझे कि ये गैर तसल्ली बख्श है तो हुकूमत लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए उनके डॉक्टर से या किसी और जरिए से भी, यानी कि अगर हाई कमीशन वाले लंदन में बैठे हैं और रिपोर्ट अमेरिका के जैसे डॉक्टर की है तो ये अमेरिका में भी उनसे बात कर सकते हैं और उनसे उसकी सर्टिफाइड कॉपी या वो तलब कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल में ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को
एडजुडिकेशन का या वज़रा को खास तौर पे जो एक पूरी ब्रिगेड आज बैठी हुई है, लग ये रहा है कि एक भूचाल आ गया है, जल्जला आ गया है और ये बहुत परेशान हो गए हैं। ये खुद नफल पढ़ के और दुआएं मांग मांग के उन्हें रवाना करने वाले थे कि मियां साहब को अगर कुछ हो गया तो साहब देखें, एक तो हुकूमत खुद मान रही है कि हम धोखा खा गए और तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। अगर तहकीकात में साबित हो जाए कि मियां साहब ने जाली रिपोर्ट जमा करवाई हैं तो जाहिर सी बात है पहला सवाल तो हुकूमत पर ही उठता है कि आप लोगों ने जाने दिया, क्योंकि मेडिकल बोर्ड भी सरकारी बना। लेकिन एक बयानिया वो ये बना रहे हैं कि मियां साहब वहां पर सियासी तौर पर मुतहरिक हैं, उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं और इलाज वो नहीं करा रहे, इसलिए मियां साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमें बस धोखा दे के चले गए। आदिल, मैं इसका जवाब क्या दूं? आप खुद पॉलिटिकल बीट कवर भी करते हैं, पैनलिस्ट है माशाल्लाह। गवर्नमेंट ने उस टाइम पे अपने चॉइस का मेडिकल बोर्ड दिया था और उसमें कोई कमी नहीं थी मुस्तनद डॉक्टर्स की और बहुत इम्पार्शियल, और मैं कहूंगा कि वो कुछ जानबदार लोगों को भी, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा जो कि पीटीआई की मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली और सूबाई वजीर हैं, वो हिस्सा थी। उस बोर्ड को पूरी तरह से मुआवनत फराहम कर रहे थे फैसल सुल्तान साहब, जो आज वफाकी वजीर का दर्जा रखते हैं हेल्थ के कलमदान के साथ। और होम डॉक्टर ताहिर शमसी साहब एक मुस्तनद तरीन डॉक्टर और एक अथॉरिटी समझे जाते थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्हें कराची से बुलवाया गया। मैं खुद उस केस से मुंसलिक था। लाहौर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने 3 दफा उन 2 हफ्तों में या 10 दिन में 3 दफा जो मियां साहब के बोर्ड को हेड कर रहे थे और जो एक्सपर्ट्स थे उन्हें कोर्ट में बुलाया और उनको सुना अदालत में और उनसे बारहा ये सवाल किया कि आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी बीमारी से मुतल्लिका, जो कि आज भी स्टैंड करती हैं, वो यहाँ पे आप समझते हैं कि काबिल इलाज नहीं और उसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट किसी टर्शरी केयर सेटअप में चंद जगहों पे अवेलेबल है। और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। अभी भी जो रिपोर्ट है आप देखेंगे उसमें एक हिस्ट्री दी गई है 2007 में, 2003 में, 2016 में। आपको याद होगा कि उनका दौराने सर्जरी, जब उनका गैबेज हो रहा था, बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी हो रही थी, दौराने सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस हुई और अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पे उन्हें नई जिंदगी दी। जेल में भी ये हुआ कि उनकी ये जो कैरोटिड आर्टरीज हैं उनकी नैरोइंग हुई है और वो किसी टाइम पे इग्नाइट हो जाता है, वहां पे स्ट्रोक का खतरा होता है बड़ा शदीद। तो वो सूरत हाल एक डेवलप हुई थी जो कि इनसे कंट्रोल नहीं हो पाई और उनके जो ब्लड थिनर्स दिए गए उनकी वजह से उनके प्लेटलेट्स इतने लो हो गए कि उनकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं थी होती इनसे। वो मसूड़ों से भी शुरू हो जाती है और उसमें फिर नाक से भी, और बहुत खतरा पैदा हो जाता है कि ऐसे में अगर आपको इंटरवेंशन करनी पड़े किसी मरीज की, आप सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि खून रुकता नहीं है उस सूरत में। तो खुदा के लिए ये मजाक ना करें इस मुल्क के साथ। पहले ही जो अकाउंटेबिलिटी के नारे हैं आदिल, आपने देख लिया जो कल 2 लाहौर में फैसले हुए हैं, ये उनपे क्यों इनकी जुबानें बंद हुई हैं। मीर शकीलुर रहमान और साफ पानी कंपनी दोनों केस एक दिन में बरी हुए हैं। अच्छा, इन्होंने तो बड़े बड़े डींगे मारी हुई थी। अच्छा, ये बताइएगा आखिर में कि सेनेट में जो कुछ हुआ 2 दिन पहले हमारे सामने, एक दफा फिर ओपोजिशन को शिकस्त हुई। अब गिलानी साहब मुस्ताफी हो चुके हैं, क्या अब नया लीडर ऑफ द ओपोजिशन नून लीग लाना चाहेगी? क्या इरादे हैं आपके? देखिए, पहली बात तो ये आदिल कि उन्होंने फ्लोर ऑफ हाउस पे ये कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी को पेश किया है। ये उनका और उनकी पार्टी का मामला है। आज की सूरत हाल ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में जैसे भी मुंतखब हुए वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं और हमने यानी कि जो पीडीएम के हम 27 सेनेटर्स हैं, हमने वसी तर मुल्की मुफाद में अपनी क़यादत से रजू करने के बाद ये तय किया था कि हम पार्लियामान के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन के तौर पे अपने फराइज सर अंजाम देंगे ताकि किसी को ये बात करने का मौका ना मिले कि शायद ये कुर्सी की लड़ाई है। सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सीनियर कानूनदान हामिद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ जहां नवाज शरीफ की वापसी पर सियासी माजराई अपने उरूज पर है, वहीं नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म कराने के मामले पर भी एक कानूनी बहस चल निकली है। चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को खत्म कराने के लिए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिस पर आज इमरान खान की जानिब से इंतहाई सख्त मौक़िफ़ सामने आया।
हमारा एक बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें, एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भागा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आके फिर से वो मैच खेले। तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? इसमें बुराई नहीं आपको नजर आ रही, तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? वो बेचारे गरीबों को जेलों में क्यों बंद किया हुआ है? उनको तो खोलो सबसे पहले। अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में, कि सिर्फ ताकतवर कोई आपने छोड़ना है, वो जो मर्जी करे, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन बैठे हुए। अहम बात यह है कि जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म अपनी तकरीर में सुप्रीम कोर्ट बार को आड़े हाथों ले रहे थे, उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बार की इस पिटीशन पर एतराज़ात लगाकर मुस्तरद किए जाने की खबर सामने आई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ किया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच पहले ही फैसला दे चुका है। ताहयात नाअहली के मामले पर नजरसानी दरख्वास्तें भी मुस्तरद हो चुकी हैं। मामले पर एक बार फिर फैसला हो जाए तो नई दरख्वास्तें जो है वो दायर नहीं की जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार भी फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही। वकला की तंजीम ने इस दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद होने और वापस किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है। बार के सदर एहसन बून के मुताबिक बदकिस्मती है कि अहम केस में तकनीकी एतराज़ वो लगाए गए हैं। हम फैसले के खिलाफ जल्द अपील दायर करेंगे। दूसरी जानिब आज इस मामले पर जो है इस मामले पर आज रिटायर होने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद के फुल कोर्ट रेफरेंस में भी तंदुतेज जुमलों का तबादला हुआ। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हफीजुर रहमान ने चीफ जस्टिस को मुखातिब होते हुए कहा कि बार की ताहयात नाअहली की दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस करने पर उन्हें मायूसी हुई है। इसी फुल कोर्ट रेफरेंस के दौरान अदलिया को दरपेश चैलेंजेस पर रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस और नामजद चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी खुलकर बात की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की गुफ्तगू का अहम नुक्ता सोशल मीडिया पर जजेस को स्कैंडलाइज करने के गिर्द घूम रहा था। उनके बकौल ये अमल गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर मुहज़्ज़ब और गैर आइनी है। मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल के बकौल आला अदलिया के जजेस को स्कैंडलाइज करने के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। नामजद चीफ जस्टिस ने इसके अलावा उनके बकौल बड़ा चैलेंज जो है वो ज़हरील तबाह केसेस का अंबार भी है, क्योंकि आज रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद ने दिसंबर 2019 में हल्फ उठाया तो उस वक्त केसेस की तादाद तकरीबन 45,000 थी, जो अब 53,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। इस तनाजुर में आला तरीन अदलिया की तरजीह क्या होनी चाहिए, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर कानून में खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खान साहब बहुत शुक्रिया। ताहयात नाअहली ख़त्म करवाने की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट बार ने दायर की थी, उस पर 8 एतराज़ात लगाए गए हैं। बार एसोसिएशन का ये कहना है कि इस फैसले पर हमें मायूसी हुई है और उसके खिलाफ वो अपील भी दायर करेंगे। लेकिन एक एतराज़ ये भी उठाया जा रहा है कि बार एसोसिएशन जो है वो एक पार्टी बन चुकी है। कितने वैलिड हैं ये एतराज़ात? जी देखिए, एतराज़ात तो अपनी जगह है, वो ऑफिस लगाता रहता है, लेकिन जो बुनियादी काबिल एतराज़ बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या पाकिस्तान बार काउंसिल या और दूसरी बार एसोसिएशन जो हैं वकला की नुमाइंदा तंजीमें होती हैं, जिसमें सब वकला ने वोट डाला होता है, चाहे उनका किसी ख़ास जमात से ताल्लुक़ हो या ना हो, या वो आज़ाद हों। तो इसलिए किसी भी बार एसोसिएशन को और बार काउंसिल को किसी सियासी जमात का ब्रीफ नहीं पकड़ना चाहिए, ना ही किसी सियासी लीडर का ब्रीफ लेना चाहिए। उनको अपना जो बुनियादी फंक्शन है, यानी टू स्ट्रगल करनी चाहिए आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, इन ब्रॉड पैरामीटर्स में रहते हुए। जहाँ तक ये सवाल है कि कोई ख़ास सियासी जमात, सियासी पॉलिटिकल लीडर डिस्क्वालीफाई हुआ है, तो उनका अपना काम है, अग्रीव पार्टी है, वो जाए, उनकी सियासी जमात जाए या कोई और सियासी जमात चली जाए अदालत में कि इस को रिव्यू किया जाए या री इंटरप्रेट किया जाए आर्टिकल 184(3) के तहत, वो तो ठीक है, जायज़ है। लेकिन बार एसोसिएशन जो कि एक नुमाइंदा बॉडी है वकला की, उसको ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉक्सी नहीं बनना चाहिए, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉक्सी बनना चाहिए। लेकिन खान साहब, बार एसोसिएशन का मौकिफ यह है कि हम किसी की प्रॉक्सी नहीं है, बल्कि आइन में जो ताहयात नाअहली है उसकी तशरीह होनी चाहिए और ये नाअहली जो है वो ताहयात नहीं होनी चाहिए। देखिए, जहां तक इस बात का ताल्लुक है, इसके ऊपर बहुत सी आरा है कि आया ताहयात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि ये व्यू जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया दुरुस्त है या इसको एक दफ़ा फिर नज़रसानी होनी चाहिए। सवाल ये है कि कौन इसको जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर सकता है आर्टिकल 184(3) की।
क्या इस किस्म के मामलात में जो कि सियासी जमात से मुतल्लिका हों, सियासी लीडर से मुतल्लिका हों, क्या उसमें एक बार एसोसिएशन को उसकी तरफ से केस करना चाहिए कि नहीं? एग्रीव्ड पार्टी तो नहीं है ना आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और ये किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर्स का एक मामला है, उन्हें सामने लाना चाहिए या उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को सामने चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फुल कोर्ट रेफरेंस के दौरान आज एक बात की और अहम नुक्ता उनका यह था कि अदलिया के जजेस को स्कैंडलाइज करने के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फिर अदलिया का जो असल काम है कि इंसाफ फराम करना, जब गुलजार साहब चीफ जस्टिस बने तो केसेस की तादाद 45,000 थी, अब जब वो जा रहे हैं तो 53,000 हो चुकी है। तो वकला की जानिब से ये एतराज़ात भी उठाए गए हैं कि जो असल काम है फौरी इंसाफ फराम करना, उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, एक तो बात थोड़ी सी, मेरी इतला के मुताबिक 42,000 थे और 53,000 हो गए, जिसके हवाले से गालिबन कोई 25% से ज्यादा पेंडेंसी बढ़ी है गुलजार साहब के जमाने में, जो कि गुलजार साहब के दौर को कोई अच्छी उसकी मिसाल नहीं बनती। उन्होंने वाकई ही पेंडेंसी को बढ़ाया है, अहम केसेस को इग्नोर किया है, बल्कि थोड़े केसेस लगाए जाते थे, नतीजा ये हुआ डिस्पोजल नहीं हो सकी, अवाम को बड़ी तकलीफ हुई है, अवाम के केसेस जो हैं वो डिले होते चले गए। तो एक तो ये बात बड़ी अहम है, और लीगल सिस्टम के ऊपर, जुडिशल सिस्टम के ऊपर इसका एक बड़ा लंबा चौड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, और जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है इन 2 सालों में, इस दौरान जब गुलजार साहब चीफ जस्टिस थे। दूसरी बात जो बंदियाल साहब ने कही, हम उनसे बेहतर तवक्को रखते हैं कि वो इस सिस्टम को बेहतर तौर पे, बेहतर लाइंस पे चलाएंगे। जो कमज़ोरियां हमने गुलजार साहब के दौर में देखी हैं उनको दूर करेंगे और इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे। डिस्पोजल तेज़ी से होगा केसेस का, जल्दी फैसले होंगे, जल्दी केस लगाए जाएंगे और उनके फैसले होंगे। तो ये चीज़ हम तवक्को करते हैं। जहाँ तक वो बात कर रहे हैं कि स्कैंडलाइजेशन जो है जजेस की, भाई स्कैंडलाइजेशन तो कोई भी पसंद नहीं करता, और वकला सबसे कम इस चीज़ को पसंद करते हैं कि आप जजेस को, ये जुडिशरी को स्कैंडलाइज करें। लेकिन अगर जो स्कैंडलाइजेशन के नाम पर आप जजेस के खिलाफ जो तनकीद है उसको नहीं रोक सकते, आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते, आप वकला को या वो सहाफ़ियों को जो वैलिड क्रिटिसिज्म है जुडिशल सिस्टम का, जुडिशल डिसीजंस का, उससे आप रोक नहीं सकते। अगर कोई चीज़ सामने आती है जिसमें जजेस का कॉन्डक्ट कोई अच्छा नहीं है तो उसको ज़रूर मंजर आम पे आना चाहिए। कोई बात भी जो है ढकी छुपी नहीं रहनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जिसको हम कहते हैं बहुत अहम एलिमेंट है अच्छे जुडिशल सिस्टम का या किसी भी सिस्टम का। खान साहब, आज नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा हो गई है और हुकूमत ने उस पर एतराज ये किया है कि ये जाली है। अब ये बताइए कि मामला अभी अदालत में है, तो क्या हुकूमत को उससे पहले ही इस रिपोर्ट को जाली करार देना ठीक है? सही बात है, ये अदालत का काम है, और जो मामला अदालत के सामने है उस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हामिद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, और मामला है लोकल बॉडीज का। बड़ा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध हुकूमत को पहले ही सूबे में बलदियाती कानून के तरमीमी बिल पर सियासी मज़ामत का सामना था। कराची शहर में अपोजिशन जमातें, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, PSP, PTI, मुजाहरे भी हुए, धरने भी हुए, अभी तक जारी हैं। और आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने सिंध में बलदियाती इख्तियारात से मुतालिक फैसला सुनाते हुए सिंध बलदियाती इंतखाबात तरमीमी कानून 2021 की शिक 74 और 75 को कलअदम करार दे दिया। MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने फैसले में तहरीर किया कि आर्टिकल 140 के तहत बलदियाती हुकूमत का क़याम अमल में आता है और मकामी हुकूमतों के पास बलदियाती इख्तियारात हैं, और सिंध हुकूमत मकामी हुकूमतों के साथ अच्छे पेशवराना ताल्लुकात कायम रखने की पाबंद है। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि आइन के तहत बलदियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात की फराहमी यकीनी बनाते हुए कानून की आर्टिकल 140A से हमआहंगी यकीनी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध के बलदियाती इख्तियारात केस से मुतालिक 26 अक्टूबर 2020 को फैसला महफूज किया था। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद
बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। यहाँ आपको याद दिलाते चलें कि सिंध हुकूमत ने 2013 के बल्दियाती कानून में कुछ तरामीम की थी, जिसके बाद सियासी जमातें इसके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं और अदालत भी गई है। MQM की दरख्वास्त में यह कहा गया था कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन 74 और 75 के अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सेक्शन 18 को भी कलअदम करार दिया जाए और सिंध हुकूमत को KMC के तमाम वाजिबात फौरी अदा करने और उबूरी जो बल्दियाती नुमाइंदे उनको आर्टिकल 140A के तहत मुकम्मल इख्तियारात फराम करने के अहकाम जारी किए जाए। साथ ही दरख्वास्त में सिंध हुकूमत को जिला टैक्स सूद समेत KMC को देने, कराची में पानी और सीवरेज का निज़ाम मकामी हुकूमतों के हवाले करने की भी इस्तदा की गई थी। यहाँ आपको ये बताते चलें कि सिंध की 2013 बल्दियाती कानून में तरमीम के तहत शिक नंबर 74 सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमत किसी भी इदारे को अपने इंतजाम में ले सकती है या वापस कर सकती है, जबकि शिक नंबर 75 के तहत हुकूमत किसी भी तरक्याती मनसूबे की सरबराही कर सकती है। और आज इन दोनों शिकों को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। अदालती फैसले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 140A के हवाले से हुक्म हम मनोअन तस्लीम करेंगे, लेकिन साथ ये भी कहा कि ये कहना कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और काबीना के इख्तियारात लोकल कौंसल्स को दे दिए जाएँ तो क्या बाकी सब घर बैठ जाएँ। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि कोई काबिल एतराज़ बात हो तो अपील का हक रखते हैं। इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट मदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आ गया जिसका सिंध की जितनी भी अपोजिशन जमातें थीं वो उसका इंतजार कर रही हैं। अब मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि जी अगर कोई काबिल एतराज़ बात हो तो हम अपील का हक रखते हैं। अभी पीपल्स पार्टी का फुल फ्लैज वर्जन तो सिंध हुकूमत का नहीं आया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस फैसले को मनोअन तस्लीम कर लिया जाएगा या सिंध हुकूमत जो है वो अपील में चली जाएगी? मेरा नहीं ख्याल शादिब आदिल के ये मनोअन तस्लीम कर लेंगे। जो कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि अगर मनोअन तस्लीम करना होता तो ये 2021 में का एक्ट लेकर ही नहीं आते। उसकी वजह यह कि मेरी अभी भी समझ में नहीं आता कि सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो कि कराची के अंदर एक अच्छी खासी सियासी कुव्वत रखती है, वो बजाय इसके कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स बनाएं, ज़्यादा एम्पावर करें, वो बिल्कुल उसका रिवर्स कर देते हैं। अब इसको आप देखें, आप सिर्फ बाकी शोबे रहने दें, अभी भी जो जमात इस्लामी से उनके मुज़ाकरात हुए और जिसमें उन्होंने बहुत सी चीजें उनकी मानी जी, वो जमीन के मसले पर अभी भी सिंध गवर्नमेंट उस जमीन को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। यानी कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं ये सरेंडर करने को तैयार नहीं है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं अभी उनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो चीजें लिखी हुई हैं, 18वीं तरमीम में जो चीजें लिखी हुई हैं, आप वो तक देने को तैयार नहीं है। 18वीं तरमीम के तहत आप, यानी सिंध की अपोजिशन ये शोर करती रहती है कि जी आप मरकज में तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अगर अपोजिशन ना बने, लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो आप शोर मचा देते हैं। सिंध में आज तक आपने ये नहीं किया, ये क्यों? इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? कभी नहीं दी गई, कभी नहीं बताया गया। एक मरतबा खुद चीफ मिनिस्टर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी जो PTI जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सिग्नेटरी नहीं है। अब ये इतनी मज़ाक़ खेज बात है कि आपने सिर्फ क्या 2 पार्टियों के दरमियान ये था, या आपने पूरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल इसी तरीके से आप वो पावर्स जो कि KMC की पावर्स शुरू से हैं और होनी चाहिए, बल्कि और एम्पावर होना चाहिए। यानी कराची जो है वो सिंध का दारुल खिलाफा है और उसकी अगर एक स्ट्रॉन्ग मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनेगा तमाम तर फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ, तो उससे किसका फायदा होगा? उससे सिंध का फायदा होगा, उससे पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा। यानी जो शहर बाकी मांदा पाकिस्तान को 75-80% रेवेन्यू देता है, उसको आप एम्पावर नहीं करना चाहते। वो अपने जो खुद अपने पैरों पे क्या खड़ा है, वो दूसरों को जो है अपनी माली इमदाद कर रहा है, रेवेन्यू दे रहा है, उसको आप अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने देना चाहते। तो मुझे नहीं समझ में आता ये क्या अप्रोच है, क्योंकि इससे पहले यहाँ KMC में पीपल्स पार्टी के डिप्टी मेयर्स भी रहे हैं, 2 डिप्टी मेयर्स रहे हैं 79 और 83 में। उसके बाद भी पीपल्स पार्टी अच्छी खासी यहाँ से नशिस्तें जीतती रही है, इवन KMC के इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन में।
तो ये कौन सी अप्रोच है, ये मेरी नहीं समझ में आ रहा, जिसकी जस्टिफिकेशन दी जाती है कि जी वाटर बोर्ड में, अच्छा वाटर बोर्ड में शेयर ले ले। भाई शेयर क्यों ले लें? क्यों नहीं चेयरमैन जो है वो हो और टोटल वाटर बोर्ड उनके पास हो। मैं तो उस कॉन्सेप्ट में हूं कि इवन सुपर हाईवे से लेके सीवीओ तक जो शहर है वो मेयर के अंडर होना चाहिए, और यही दुनिया भर में ऐसे ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज बनती हैं। तो मुझे लगता ही है कि अभी भी रुकावट होगी, अभी भी इस पे पॉलिटिक्स होगी, अभी भी वो इसका जायजा लेंगे, डिटेल जजमेंट आएगा, लेकिन मुझे खासा इस चीज का इम्कान नजर आता है कि ये मसला नहीं होगा। ठीक है, तो मज़हर साहब इसका तो आपके जवाब से यही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी मजीद मूव करेगी, अपील करेगी, ये सारे। तो ऐसे में जो अपोजिशन जमातें हैं जो अलग अलग एहतजाज कर रही हैं, क्या कोई उनका अलायंस बन सकता है? देखिए, अब तो यहाँ की अपोजिशन का मसला ये है कि वो मतलब एक ही जबान बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म से। यानी अगर जमात इस्लामी ने धरना दिया, 28 दिन का धरना दिया, जैसा भी एग्रीमेंट है, मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक होती है, तो उन्होंने जो भी हासिल किया, बजाय इसके कि आप उससे आगे की बात करें, आप उसे अप्रिशिएट करें, उसको नहीं अप्रिशिएट किया जाता। अब पीएसपी ने अगर धरना दिया है तो पीएसपी जो बात कह रही है उसको सपोर्ट करने के बजाय आप फिर एक एमक्यूएम अगर कोई पोजीशन लेती है तो एमक्यूएम की पोजीशन को दूसरे लोग बोलते। तो मेरा ख्याल है ये अपोजिशन जिस तरह मरकज में डिवाइडेड है उसी तरह यहां भी डिवाइडेड है। बात सब एक ही कर रहे हैं, और वो बात कह रहे हैं कि खुद मुख्तार बल्दियाती इदारों को उनकी खुद मुख्तारी बहाल की जाए, लेकिन हर कोई अपना अपना। और पीपल्स पार्टी की अप्रोच ये कि बजाय इसके कि जो बातें जमात इस्लामी के धरने में जाके आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो मुज़ाकरात आप एमक्यूएम पाकिस्तान से कर रहे हैं, जो मुज़ाकरात आप पीएसपी से कर रहे हैं, ये चीजें तो आप खुद कर सकते हैं, ये बातें तो आप, ये इनिशिएटिव तो आप खुद ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जो भी पीपल्स पार्टी के इस वक्त थिंक टैंक है उसकी अप्रोच पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे कराची में कमजोर करने की है, बजाय इसके ताकतवर। चले नज़र अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफ़िज़।